Feels good to be able to look after each other, even from a distance. Turning on AC. MG Hector. It's a human thing. नमस्कार दोस्तों, करीब 10 दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है जब से यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा ने कुछ क्रिटिकल फ्लाइट सेफ्टी इश्यूज उठाए थे अपने सोशल मीडिया पर एयर एशिया एयरलाइंस में, जिसकी वजह से उनको अपनी पायलट की जॉब से भी सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन आज तक दोस्तों, अगर हम इन स्पेसिफिक इश्यूज की बात करें, एयरलाइन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इनको लेकर। ये हैं इश्यूज, नहीं है, एयरलाइन क्या कर रही है इन्हें अवॉइड करने के लिए, कुछ नहीं। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हम सबको कंसर्न करती है। आज के दिन अगर हम एयर एशिया से फ्लाइट लेते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी सेफ्टी खतरे में है। आइए डिटेल में जानते हैं इन इश्यूज को। मैंने गौरव से बात करी इन पे, और इनमें से एक इशू तो इतना क्रिटिकल है कि वो रीजन हो सकता है आज देश में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस के पीछे। आइए देखते हैं। तो गौरव, सीधा पॉइंट पर आते हैं। आप जिन लोगों के खिलाफ खड़े हैं वो आपके इशू को बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इसको टू द पॉइंट रखना चाहूंगा। उन 3 सेफ्टी इश्यूज के बारे में बात करते हैं जो लोगों को कंसर्न करते हैं। पहला सेफ्टी इशू आपने कहा था पेड लीव का है। आप थोड़ा समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये? ध्रुव, ये इशू है सिक लीव का प्रिसाइसली, और सिक लीव को कैसे प्यूनिटिव बनाया गया है। अगर एक पायलट सिक होता है तो उसको कैसे पनिशमेंट दी जाती है एक सिक लेने के लिए। ज्यादातर जॉब्स में दोस्तों आप 5 दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलते हैं। पायलट्स के लिए ये 6 दिन फ्लाइट उड़ाते हैं और 7वां दिन इन्हें ऑफ मिलता है। ये ऑफ डेज हो गए। और दूसरी तरफ होती हैं सिक लीव्स। अगर आप किसी भी जॉब में बीमार पड़ते हैं तो आप सिक लीव ले सकते हैं, और हर जॉब में कुछ गिवन नंबर ऑफ सिक लीव्स दी जाती हैं साल में, जैसे कि 10-15 सिक लीव्स। पायलट्स के लिए भी ऐसा ही होता है। अब गौरव ये कह रहे हैं कि एयर एशिया में अगर आप सिक लीव लेंगे तो उसे एज अ ऑफ डे काउंट किया जाता है। ये मैंने एक नॉर्मल मंथ लगा दिया, इसमें डेट्स लगा दिए। अब मान लीजिए किसी पायलट की 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक फ्लाइटें थी, 6 दिन वो फ्लाई करता है, और 7वें दिन एज पर रेगुलेशन उसको ऑफ मिलना चाहिए, तो उसका 10 तारीख को ऑफ था, और फिर अगेन ही कैन वर्क फॉर 6 डेज। अभी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए 9th को जस्ट अपनी छुट्टी से पहले उस पायलट को सिकनेस हो गई और वो बहुत बीमार पड़ गया, इस हालत में नहीं था कि ही कैन गो। 9 तारीख को अगर वो सिक मारता है, सिक लीव लेता है, तो 10 तारीख को जो उसका ऑफ है वहाँ उसकी फ़्लाइट लग जाएगी, और कंपनी ये मान लेगी कि 9 तारीख को आपका ऑफ था, आप रेस्ट कर रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6 15 तारीख तक आपको वो फिर फ्लाई करा सकती है। और बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि क्या जब आप सिक होते हैं तो आप छुट्टी मना रहे होते हैं, क्या आप इंजॉय कर रहे होते हैं? अपने ऑफ के दिन मैं क्या करता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं अपने वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, वैसा टाइम जिससे मेरी फटीग निकले। बट जब आप बुखार है, आपको तेज़ बुखार, तो क्या आप फटीग से रिकवर कर रहे हैं? यू आर सफरिंग इन योर सिकनेस, यू आर नॉट रिकवरिंग फ्रॉम फटीग। तो कंपनी ने उसको ऐसा बना दिया कि आप रिकवर कर रहे हैं। सिकनेस से आपको एक्स्ट्रा फटीग और ऐड होती है। तो अब मान लीजिए कि वो पायलट जब 15 तारीख को फ्लाइट पे आया तो वो 4 से 15 उसके पास कोई भी टाइम नहीं था अपनी फटीग से रिकवर करने के लिए। इमेजिन हाउ मच दैट पायलट विल बी फटीग्ड ऑन द लास्ट डे इफ ही इज फ्लाइंग ऑन 15th। इमेजिन इफ ही हैज टू गेट अप 3 in the morning टू रिपोर्ट फॉर अ फ्लाइट, डू 4 सेक्टर्स। ऊपर से दोस्तों अगर कोई नॉर्मल जॉब होती है जिसमें आप थके हुए हैं तो ठीक है, थोड़ा सह लेंगे, थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन अगर एक पायलट 15 दिन से प्लेन उड़ा रहा है, थका हुआ है, तो ये प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स के लिए एक सेफ्टी रिस्क है अगर वो प्लेन ढंग से नहीं उड़ा पा रहा है तो। और यहाँ पे आपको मैं एक FAA की स्टडी भी दिखाऊंगा। FAA इज द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि US की रेगुलेटरी बॉडी, जैसे यहाँ पे DGCA है। बहुत अच्छी स्टडी थी उसकी। उसमें उन्होंने फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, फटीग थ्रेटन्स एविएशन सेफ्टी बिकॉज इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ पायलट एरर दैट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट। दूसरे इशू को लेकर पहले थोड़ी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं दोस्तों। लैंडिंग करते समय कभी आपने एरोप्लेन की खिड़की से बाहर देखा हो तो जो विंग के नीचे वाला पार्ट होता है, आपने देखा होगा वो टिल्ट हो रहा होता है। इस पार्ट को कहते हैं फ्लैप। ये फ्लैप कितने खुले हैं और कितने बंद हैं, इसको लेकर आप लैंडिंग के कई एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। अगर फ्लैप्स पूरे खुले हैं यानी ऐसे हैं तो इसे फुल फ्लैप पोजीशन कहते हैं। पूरे नहीं खुले यहां पर, बीच में एक पोजीशन होती है फ्लैप 3 की पोजीशन। 2 मेन एस्पेक्ट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो लैंडिंग के फ्लैप्स को यूज करके। पहला है, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो आप डिसेंट एंगल कंट्रोल कर सकते हो। फुल फ्लैप पोजीशन में डिसेंट एंगल ज्यादा स्टीप होता है, यानी प्लेन ऐसे लैंड करता है। हाफ फ्लैप पोजीशन में यानी फ्लैप 3 की पोजीशन में प्लेन ऐसे लैंड करता है।
ये आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो, लेकिन दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक्चुअली में कमर्शियल एयरलाइंस में होता है। अगर आपका डिसेंट एंगल कांस्टेंट है तो आप एरोप्लेन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो फ्लैप्स का इस्तेमाल करके। फुल फ्लैप पोजीशन में एरोप्लेन धीरे डिसेंड करेगा, आपके पास ज्यादा टाइम होगा, थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल होगा एरोप्लेन के ऊपर क्योंकि स्लो डिसेंड कर रहा है। और हाफ फ्लैप पोजीशन में, फ्लैप 3 की पोजीशन में थोड़ा सा ज्यादा तेज होगी एरोप्लेन की स्पीड डिसेंड करते वक्त। फ्लैप 3 और फ्लैप फुल दोनों ही रिकमेंडेड एक लैंडिंग के कॉन्फ़िगरेशंस हैं बाय द ऑपरेटर, बाय द मैन्युफैक्चरर विच इज़ द एयरबस। दोनों ही सेफ है, बट दोनों को करने की कंडीशंस एक पायलट को इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं जब वो लैंडिंग करता है उससे पहले। अब बात यह है दोस्तों कि फ्लैप 3 लैंडिंग करने से फ्यूल बचता है, क्योंकि आप प्लेन को एक स्टीप एंगल पे नहीं लेके आ रहे हो, धीरे धीरे डिसेंड कर रहे हो, इसलिए फ्यूल बचता है और सारी एयरलाइंस वही रेकमेंड करती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे फुल फ्लैप लैंडिंग करनी पड़ती है, जैसे कि रनवे छोटा हो किसी एयरपोर्ट का, या फिर रनवे के आसपास पहाड़ियां हो, माउंटेनियस रीजन हो, तो इतना ही जगह नहीं होती प्लेन को धीरे से डिसेंड करने की, स्टीप डिसेंड करना पड़ता है, वहां पर फुल फ्लैप लैंडिंग्स यूज करनी पड़ती है। अब गौरव ये कह रहे हैं कि एयर एशिया अपने पायलट्स को फोर्स करती है कि 98% लैंडिंग्स आपकी फ्लैप 3 लैंडिंग्स होनी चाहिए अगर आपको बोनस चाहिए तो सबकॉन्शियसली प्रेशर डाला जाता है कि सारी लैंडिंग्स आप फ्लैप 3 लैंडिंग्स करो, और अगर पायलट्स नहीं करेंगे तो उनका बोनस लूज हो जाएगा, जो कि पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए खतरा है उन एयरपोर्ट्स पर जहां पर फ्लैप 3 लैंडिंग सही नहीं है यूज करनी। हमें ईमेल आया था कंपनी से कि मैं 98% फ्लैप 3 ही करनी है, और मुझे स्पेसिफिकली ये ईमेल था मई के महीने में कि मैंने मार्च में मैंने 71% फ्लैप 3 की हैं, जो कि नॉन कंप्लायंस ऑफ एसओपी है। अब नॉन कंप्लायंस ऑफ एसओपी, एविएशन में एवरीथिंग रन्स वाया दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अगर कोई पायलट इससे डिविएट करता है तो उसकी इंक्वायरी या फिर उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कंपनी। और तो मुझे ये ईमेल आया था मार्च में पहले, फिर उसका फॉलोअप ईमेल आया था 31 मई 2020 को, जहाँ पे मेरे हेड ऑफ ऑपरेशंस ने मुझे रिटन में ब्लैक एंड वाइट में ये कहा था कि ये एक प्यूनिटिव पॉलिसी है एंड मैं एज अ पायलट नॉन कंप्लायंस ऑफ एसओपी कर रहा हूँ, और ये जो एसओपी है ये डीजीसीए से अप्रूव्ड है, और द कंपनी विल बी हैप्पी टू रीट्रेन मी बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग दिस एसओपी, और इसको और प्यूनिटिव बनाने के लिए मेरा बोनस भी डिडक्ट किया जाए। हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप इस चीज का एक प्रूफ दिखा सकते हैं कि इनका जो डॉक्यूमेंट होगा कोई एयर एशिया का, इनकी पॉलिसी लिखी होगी कहाँ पर कि 98% फ्लैप 3 लैंडिंग्स होनी चाहिए तभी आपको बोनस मिलेगा। ये एक ईमेल है ध्रुव मेरे पास, जो कि हेड ऑफ ऑपरेशन से आया था कैप्टन मनीष उपल से। इसकी डेट है 17 जनवरी 2020। ये ईमेल दिखाने से पहले आपको बता दो कि व्हाट इज़ ग्रीन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एयरबस कहता है कि थोड़ी बहुत टेक्निक्स देता है एयरबस की जिससे आप थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग कॉस्ट सेव कर सकते हैं, और फ्लैप 3 लैंडिंग करना भी ग्रीन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंडर आता है। सो दिस हेडिंग इज फ्लैप 3 लैंडिंग एंड आइडल रिवर्स एसओपी नॉन कंप्लायंस। लिखा हुआ है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप एसओपी का नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, साफ साफ लिखा है यहाँ पे। That your compliance rate for green operating procedure will improve after this email, and we won't have to apply demerits for the non-compliance of SOP. So demerits क्या होते हैं कि साल के अंत में सबके पॉइंट्स इकट्ठे किए जाते हैं, और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको ज़्यादा बोनस मिलता है, जिसके कम पॉइंट्स होते हैं उसको कम बोनस मिलता है। तो अगर आप फ्लैप 3 कम करेंगे तो आपके पॉइंट्स कम एक्यूमुलेट होंगे और आपको साल के एंड में कम बोनस मिलेगा। So Dhruv, I'm sending you one more email which shows कि 98% टारगेट्स होता पायलट्स का। द हेडिंग ऑफ दिस ईमेल नॉन कंप्लायंस टू एसओपी एंड फ्यूल एफिशिएंसी प्रोसीजर्स। 4 मई को आया था ये मेल मेरे को मैनेजमेंट की तरफ से। Our key performance index KPI takes into account all scenarios, मतलब ये कह रहे हैं environmental conditions हो गई, चाहे steep approach हो गई, चाहे tailwind हो गई, wet runway हो गया, सारी चीज़ों को, पायलट का fatigue हो गया, सारी चीज़ों के मद्देनजर ये KPI बनाया गया and is on par with other AOCs in our group and other leading world airlines. Based on our data for the month of your compliance for reduced flap landing was 71% versus target KPI of 98%. मेरा एक सवाल ये है कि ये सिर्फ एयर एशिया में ही ऐसा है कि बाकी एयरलाइंस में भी ऐसा है? ध्रुव, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने पहले काम किया वहाँ पे ऐसा कुछ नंबर पायलट्स को नहीं दिया जाता था। अब ये फ़्लाइट सेफ्टी को कैसे इफेक्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। 2010 में जो एयर इंडिया का मैंगलोर क्रैश हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट आई थी, इन्वेस्टिगेशन आई थी, उसमें ये रिकमेंडेशन था कि ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है कि जो उनके पायलट्स से उनको बार बार काउंसलिंग दी गई थी हार्ड लैंडिंग के लिए। बोइंग कहता है
कि जब आप लैंड करते हैं तो 2.1 जी से कम का अगर इम्पैक्ट है तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पे जो कैप्टन से उनको 1.9 जी की भी लैंडिंग करने पे उनको काउंसलिंग दी गई थी। सो उनके दिमाग में बैठ गया था कि हाँ यार ज़्यादा हार्ड करेंगे तो काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। सो उस चक्कर में टू स्मूदन द लैंडिंग दे वर फ्लोटिंग ओवर द रनवे एंड दे यूज्ड अनदर 500 to 800 फीट ऑफ एक्स्ट्रा रनवे। देवर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो अप्रोच थी उसमें भी बहुत चीज़ें थी, बट ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में दे एट अप अनदर वेरी यूजफुल पोर्शन ऑफ द रनवे विच वॉज अबाउट 500 to 800 फीट। सो ये बैक ऑफ द माइंड में जो जाती है ना चीज़ें, ये एक दिन जब सारी चीज़ें खराब जा रही होंगी ना, एवरीथिंग विल अलाइन एंड देन दैट लीड्स टू एन एक्सीडेंट। ध्रुव, एक और चीज़ अभी जैसे जब से ये इशू उठा है तो कुछ कंपनी के पायलट्स जो कि कुछ लोगों का ना माचो एटीट्यूड हो जाता है। सो वो लोग, मेरे को किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भेजी विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम 98% ही करेंगे, इम्फाल में क्या करेंगे, इम्फाल में भी 98% करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड विच ओनली फ्यू पायलट्स हैव, अब उन्होंने इसको दिस वर्सेस दिस बना दिया, वो उसको एक ईगो इशू बना दिया विच इज़ वेरी डेंजरस। नाउ इमेजिन that pilot is committing to land in airport like Imphal which has a steep glide slope without even considering the environmental conditions on that day, without considering anything। वो कह रहे हैं कि हाँ मैं इम्फाल कभी भी जाऊँगा, मैं फ्लैप 3 ही करूँगा। Now imagine a heavy aircraft, imagine tailwinds at Imphal, imagine it's raining, it's bad weather day and the runway is wet। और इंडियन एयरपोर्ट्स पे जो रनवे पे ड्रेनेज कंडीशंस होती हैं, जो ग्रूविंग की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं आपको वहाँ लेके नहीं जाऊँगा। इमेजिन ऑल दोज इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर अगेंस्ट दिस फ्लैप 3 एंड देन स्टिल पायलट्स डिसाइड टू डू फ्लैप 3 बिकॉज ही हैज़ कमिटेड कि अब तो मैं फ्लैप 3 करूँगा बिकॉज ये मेरे को अचीव करना 98%। एंड ऑल्सो इफ दैट पायलट इज़ नॉट रेस्टेड वेल, ही इज़ फटीग्ड, ही इज़ ऑपरेटिंग ऑन 15th डे, जब उसने मान लो चेक किया था और उसको ऑफ हटा दिया था। इमेजिन ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड एंड नाउ थिंक वेयर आर वी गोइंग। एविएशन में कोई भी एक्सीडेंट एक फैक्टर से नहीं होता, कभी भी ये फ्लैप 3 का एक फैक्टर से नहीं होगा। दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड वन डे ऑल द थिंग्स विल अलाइन और ये हमारे साथ एक हादसा हो जाएगा। और हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए कि अगर कुछ गलती है तो उसको वहीं पकड़ के इम्प्रूव करें। हमारी हमेशा से आदत रही है कि हम वेट करते हैं कुछ हो जाए फिर हम ढूंढेंगे वो क्यों हुआ। तीसरा इशू जो आपने उठाया वो सबसे क्रिटिकल है मेरी राय में, क्योंकि बेसिकली अगर डीजीसीए के सर्कुलर्स को इग्नोर किया गया कोविड-19 के ऊपर, तो मुझे लगता है आज के दिन जो कोविड-19 के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे देश में, उसके पीछे यही रीजन है कि एयरलाइंस ने रूल्स को फॉलो नहीं किया। जो केसेस आ रहे थे जिन्हें रोका जा सकता था एयरपोर्ट पर ही, अगर एयरपोर्ट पे अच्छे रूल्स होते तो आज के दिन हमें ये हालत नहीं होती शायद। क्या आप भी मानते हैं ऐसा? ध्रुव, जब ये बात चल रही थी मार्च में तो बहुत टाइम ऐसा था कि ये प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे थे। मैंने कंपनी को हमेशा बोला, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है हमारा जो कि पायलट्स और मैनेजमेंट पायलट्स होते हैं, उसपर दैट इज़ रन बाय मैनेजमेंट पायलट्स। अब उसका वो ऑफिशियल बोलो अनऑफिशियल बोलो वो आपके ऊपर है। तो वहाँ पे भी मैंने बोला और भी लोगों ने बहुत सारा बोला, बट 23 मार्च के दिन स्पेसिफिकली ऐसा हुआ था जब मुझे दिखा कि बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे हैं और लापरवाही बढ़ती जा रही है। तब मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। उसी दिन हमारे पास एक रिपोर्ट होती है विच इज़ कॉल्ड दी वॉयज रिपोर्ट, जो कि कैप्टन ऑफ द फ्लाइट PIC ऑफ द फ्लाइट पढ़ते हैं। मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पे लिख दिया कि DGCA सर्कुलर नंबर सो एंड सो इज़ नॉट बीइंग फॉलोड एंड आई बीइंग द कैप्टन एंड द PIC ऑफ द फ्लाइट आई हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक मैं नहीं इंश्योर कर लेता कि मेरे पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो उनकी सेफ्टी मैं इंश्योर नहीं कर लेता, तब तक मेरी पूरी अथॉरिटी है कि मैं उस पर डॉक्यूमेंट पे साइन। और जैसे ही हम लोग जब कोई भी फ़्लाइट एक्सेप्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि वी आर एक्सेप्टिंग दिस फ्लाइट, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। तो जब मुझे पता है कि कुछ वहाँ पे इतनी बड़ी खामी हो रही है तो मैं कैसे उसको फ़्लाइट को बिना कुछ किए एक्सेप्ट कर लूँ। क्या आपकी अथॉरिटी थी एज अ पायलट कि आप फ्लाइट को डिले कर सकते अगर रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे तो? जी हाँ ध्रुव, एक PIC की पूरी अथॉरिटी होती है और उस दिन मैंने 23 मार्च के दिन फ्लाइट डिले भी की थी और मैंने लिख दिया था रीज़न ये है क्योंकि सर्कुलर्स फॉलो नहीं हो रहे। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे और वो जो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया था ना ध्रुव, उसमें क्या होता है कि हर फ्लाइट का डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, सब कुछ हम लोग फिल करते हैं और वो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और मैनेजमेंट उसको बहुत अच्छे से रिव्यू करता है। कोई भी फ्लाइट अगर 1 मिनट की डिले हो जाए और हम वहाँ लिख दें कि ये 1 मिनट डिले हो गया तो हमें नेक्स्ट डे कॉल आता है कि Captain, what was the reason for the delay of the flight? Can you give us any explanation or how can we improve it? तो
OTP इतना इम्पॉर्टेंट मैटर है हमारे लिए कि हम हमेशा ऑन टाइम करते रहते हैं, बट जब एक कैप्टन ने आपको लिख के दिया कि ये फॉलो नहीं हो रहा, इससे पीछे बैठे लोगों की जान को खतरा है, इससे मेरी जान को खतरा है, और फिर मैं घर जाऊंगा तो मेरी फैमिली को खतरा है, इतना इंपॉर्टेंट जो मैं डॉक्यूमेंट लिख के दे रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास आज तक कोई ईमेल नहीं आया, कोई मेरे पास कॉल नहीं आया कि कैप्टन यू हैव मेंशन दिस सर्कुलर्स वर नॉट फॉलोड, कैन यू गिव अस सम डिटेल व्हाट वाज नॉट बीइंग फॉलोड, हु वाज देयर एंड व्हाट हाउ कैन वी इम्प्रूव इट इन फ्यूचर, कैन यू गिव अस सम मोर डिटेल्स सर वी कैन इम्प्रूव इट। उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं आया। हम लोग हमेशा है कि ऑन टाइम कर दें फ्लाइट को, ऑन टाइम करते हैं, बिकॉज ऑन टाइम इज़ कंपनीज PR होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूँ उसको, और हम लोग भी पूरा योगदान देते हैं उसको करने के लिए, बट उससे ज़रूरी भी कोई चीज़ है, वो है सेफ्टी। ध्रुव क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एक कंपनी में मान लो 100 एम्प्लॉइज है, उसमें से 50 ऐसे होंगे जिनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे उनके आसपास क्या हो रहा है, उनमें से 40 ऐसे होंगे जिनको फ़र्क पड़ेगा, वो सोचेंगे यार ये तो गलत हो रहा है, आपस में बात करेंगे, घुस करेंगे, आपस में नहीं होना चाहिए, बट वो इसको टेकअप नहीं करेंगे। उसके बाद 8 या 9 ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको लगेगा हाँ भाई कुछ गलत हो रहा है, बॉस को बोलना चाहिए, वो बोलता है रिटर्न में, बॉस कहता है हाँ करेंगे देख लेंगे, फिर कहेंगे वो यार बोल दिया बट इंडिया में ना चलता है, उनका वैसा एटीट्यूड होगा। बट उनमें से फिर एक बंदा ऐसा होगा ना जो खड़ा होगा, वो कहेगा मैंने बहुत बार ये नोटिस कर लिया, मैंने बहुत बार आपके नोटिस में ला दिया, मैंने इसको टेकअप कर लिया बहुत बार, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और मैं ऐसी कंडीशन में काम नहीं करूँगा क्योंकि इस कंडीशन में सबकी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है और मेरी फैमिली की जान को खतरा है। आई स्टैंड अप एंड आई रिफ्यूज़ टू वर्क इफ़ ऑल दिस थिंग्स कंटिन्यू, और इतनी लापरवाही चलेगी। सो वो एटीट्यूड मेरा रहा, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा 23 तारीख को मैं लिख रहा हूँ और 24 तारीख को फिर मैं काम पे जाने से मना कर दिया। मैंने कहा बहुत लापरवाही हो रही है, सबकी जान को खतरा है, पैसेंजर्स की जान को खतरा है, क्रू की जान को खतरा है, मेरी खुद की जान को खतरा है, और सबसे बड़ा कि वो मैं घर पे लेके आ रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई टुक दिस स्टेप। और जितनी भी आप पॉलिसीज़ देख रहे हैं, इनकी कोविड की हो गई, फ्लैप 3 की हो गई, सिकनेस में क्या हो रहा है, इनके मैन डेज बच रहे हैं। इफ़ दे आर शोइंग द सिक एज ऑफ, तो एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, यू आर सेविंग ऑन मैन डेज। अगर आप कोविड की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करें, क्योंकि वहाँ खर्चा होता है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टाफ लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, सैनिटाइजर लगवाना पड़ेगा, PP लगवाना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। और जब फ्लैप 3 की बात आती है तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट फ्यूल सेविंग होता है उसमें। तो ये ऑल दीज पॉलिसीज़ विच आई स्टूड अप अगेंस्ट, दे आर प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी वॉज नोटिसिंग कि यार ये बंदा बार बार खड़े होकर ऐसी पॉलिसीज पॉइंट कर रहा है जो कि हमारे प्रॉफिट को हैम्पर करती हैं, जबकि वो सेफ्टी के लिए मैं खड़ा हुआ था। और उसी की वजह से है कि मुझे क्या हुआ, जब रिक्वायरमेंट थी तो कुछ नहीं बोला गया, कंपनी लेती गई, बट जैसे ही कोविड का टाइम आया, उनके ऑपरेशंस डाउन हुए, उनको पता था कि जब खुल भी जाएगा तो इतने पायलट्स नहीं चाहिए होंगे, दे डायरेक्टली टारगेटेड मी एंड ट्राई टू थ्रो मी आउट ऑफ द कंपनी। मैंने ट्विटर पे देखा कि ये बॉयकॉट एयर एशिया ट्रेंड होने लग रहा था, मीडिया ने भी आपके इशू को बहुत उठाया, मिनिस्टर ऑफ एविएशन ने भी रिस्पॉन्ड किया था उस ट्वीट पर। तो अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ इस चीज को लेकर। आपको क्या लगता है कि मिनिस्टर की तरफ से और एयरलाइन की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है इस दौरान? ये ट्विटर पे ट्रेंड हो गया था, मैंने देखा था जिस मैंने डाला था वीडियो, बट मेरा उसमें पता नहीं था कि ये ट्रेंड हो जाएगा और किसने ट्रेंड करा दिया, लोगों ने अपने आप इसको एक ट्रेंड बना दिया। उसके बाद DDC ने भी इस पर ट्वीट किया था पब्लिक में कि हाँ इसको हम टेकअप करेंगे, somebody has raised a complaint against some airlines, बट मुझे आज तक पर्सनली स्पेसिफिक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया कि हाँ कि DDC से एक्नॉलेजमेंट आया हो या फिर एविएशन मिनिस्टर से कोई कम्युनिकेशन आई। सो मेरे पास अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या कम्युनिकेशन कहीं से नहीं आई है। ध्रुव, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये एक फैक्ट बेस्ड केस है और इसमें मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी अथॉरिटीज से कि इसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, बस मैं और कुछ नहीं चाहता, जस्ट वांट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि एयर एशिया इन सवालों को लेकर जवाब दे। ये जो 3 सेफ्टी इश्यूज उठाए गए हैं, क्या जवाब है एयर एशिया के पास इनका कि क्या सही में ऐसा होने लग रहा है, नहीं हो रहा, कुछ तो बोले एयर एशिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और एयर एशिया पर प्रेशर बने कि वो इन सवालों के जवाब दें और बताएं कि क्या हमारी सेफ्टी सही में खतरे में है या नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।